परिचय। इस किताब को लिखने से पहले लेखक ने लगातार 2 साल स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर रिसर्च किया, हजारों विचार पढ़े और उनके कई लेक्चर सुने एवं पढ़े। लगातार 2 साल किए गए रिसर्च के बाद फाइनली लेखक ने अपने शोध को इस पुस्तक के माध्यम से हम लोगों के बीच रखा। विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया को जीवन के हर पहलू पर अपने मोटिवेशनल विचार दिए। ये किताब भी जिंदगी के हर पहलू को छूती है। हम इस किताब में जिंदगी के अधिकांश इंपॉर्टेंट चीजें जैसे लक्ष्य, करियर, हेल्थ, धन का महत्व, आपसी संबंध, सच्ची सफलता और ईश्वर के अस्तित्व जैसे कई पॉइंट्स को गहराई से समझेंगे। लेखक सर्वजीत सोनी कहते हैं, मैंने जब स्वामी विवेकानंद जी के विचार पढ़े तो मुझे ऐसा लगा मुझे उन्हें और पढ़ना चाहिए और इस पर रिसर्च करनी चाहिए। जब मैंने उन पर रिसर्च की तो मेरे मन में कई तरह के विचार आए और फाइनली मैंने तमाम विचारों एवं मार्गदर्शन को इस पुस्तक में संजोने की कोशिश की। लक्ष्य और करियर। स्वामी विवेकानंद जी ने लक्ष्य और करियर को लेकर बेहद स्पष्ट राय जाहिर की है। अपने विचारों में उन्होंने बेहद सरलता से कहा है कि लक्ष्य बनाओ और उसके पीछे लग जाओ। धन कमाना। धन कमाने को लेकर विवेकानंद जी ने कहा है कि धन जरूर कमाना चाहिए, लेकिन मनुष्य को कभी धन के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्त का मतलब किसी भी चीज की लत लग जाना। जाहिर है कि लत लगना किसी भी इंसान के जीवन में अच्छे संकेत नहीं होते। इससे वो धन कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हेल्थ के बारे में उनका विचार था कि हेल्थ ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। विवेकानंद जी के अनुसार लोगों को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली काफी मजबूत होना चाहिए। संबंध। विवेकानंद जी ने संबंध अर्थात रिलेशन पर भी अपनी स्पष्ट राय रखी है। उनके अनुसार जिंदगी में संबंध के मायने सबसे ऊपर हैं, जिंदगी से भी ज्यादा। संबंध सिर्फ 2 तरह के हो सकते हैं, या तो मित्र वाले संबंध या दुश्मनी के संबंध, यानी या तो प्यार या फिर नफरत। संबंध के दोनों पहलू आपके पक्ष में हैं, क्योंकि यदि कोई आपसे प्रेम करता है तो आप उसके दिल में हैं और यदि कोई आपसे नफरत करता है तो आप उसके दिमाग में। सफलता। विवेकानंद जी ने सच्ची सफलता और सफलता के अलग अलग मायने बताए हैं। उनके अनुसार सफलता में आपकी पसंद या आपका चुनाव हो सकता है। चैप्टर 1। सर्वा आजकल बहुत टेंशन में है। यूं कहें कि पिछले कुछ महीनों से वो बहुत ज्यादा टेंशन में है, जिसे शायद डिप्रेशन कहा जा सकता है। उसे खुद याद नहीं कि उसके ये हालात कब से हैं। उसके सभी दोस्त कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हैं, या तो अपने नए जॉब में या किसी बिजनेस या पढ़ाई में। सभी अपने आप में व्यस्त हैं और कहीं ना कहीं खुद का एक मुकाम बना चुके हैं। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए, लेकिन सर्वा की हालत में कोई बदलाव नहीं था। वो उसी मानसिक तनाव के साथ जी रहा था, जिसे आजकल की दुनिया में डिप्रेशन कहा जाता है। वो चाहता था उसके घर में कोई हो जिससे वो लगातार बातें कर सके, कुछ उसकी सुने, कुछ अपनी सुनाए। लेकिन आलम यह था कि उसे खुद याद नहीं था कि उसने अपनी माँ से पिछली बार कब बात की थी। कभी कभार वो अपने बचपन की दोस्त और पड़ोसी जैस्मिन के साथ बात कर लिया करता था, लेकिन जैस्मिन ने हाल ही में सिटी हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी शुरू की थी और वो उसमें काफी व्यस्त हो गई थी। 25-26 साल के सर्वा का हर दोस्त कहीं ना कहीं व्यस्त था, या तो किसी कामकाज में या आगामी परीक्षाओं की तैयारी में। सर्वा और अधिक डिप्रेशन में आ जाता है जब वो किसी दोस्त के कुछ अच्छा कर गुजरने या कामयाब हो जाने की खबर सुनता है। दोस्तों की कामयाबियां, जैसे कोई दोस्त किसी एग्जाम में पास हो गया है, किसी दोस्त ने नया बिजनेस शुरू किया है, या कोई दोस्त इंटरव्यू में पास होकर नए जॉब पर लग गया है। इस तरह की खबर सुनकर वो और अधिक विचलित हो जाता है। सर्वा जब स्कूल में था तो वो स्कूल का सबसे होनहार बच्चा था, टॉपर भी था। विज्ञान और गणित जैसे विषयों में उसके बहुत अच्छे नंबर आते थे। तब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइंटिस्ट,
पायलट या गणितज्ञ जैसे समाज के सम्मानीय पदों के बारे में खुद के लिए सपने देखा करता था। वो एक होनहार छात्र था और हमेशा खुद के लिए बड़ा सोचा करता था। उसके माता पिता, उसके शिक्षक और उसके दोस्त उसे ऐसा करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे। लेकिन इस प्रोत्साहन के साथ सभी की उम्मीदें सर्वा के साथ जुड़ती गईं और स्कूल छोड़ने के बाद वो इन उम्मीदों के बोझ तले दबता चला गया और डिप्रेशन में आ गया। ईश्वर से परिचय। वो रविवार की सुबह थी। लगभग 10 साढ़े 10 बजे होंगे। उसी समय सुबह सुबह सर्वा के कुछ दोस्त उससे मिलने आते हैं। वे सभी बहुत खुश हैं क्योंकि दुनिया जिसे सफलता कह दी है, आज उन्होंने उस चीज को हासिल कर लिया है। उनके पास एक अच्छी नौकरी है। अब वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो चुके हैं। कुछ समय सर्वा के साथ बिताने और सुबह के नाश्ते के बाद वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच सर्वा के पिता की नजर सर्वा पर होती है। वो देखते हैं कि उनका बेटा खुश नहीं है। वो अपने दोस्तों की तरह हंस खेल नहीं रहा है, जिस तरह वो अपने स्कूल के दिनों में हंसा करता था। उन्हें यकीन हो जाता है कि उनका बेटा बड़ी तकलीफ में है। उसके पिता एक बिजनेसमैन है और वो जब भी कभी किसी मुश्किल में होते हैं तो वो स्वामी विवेकानंद जी का सहारा लेते हैं। उसी क्षण वे निश्चय करते हैं कि वो अपने बेटे को भगवान तुल्य उन महात्मा से परिचित करवाएंगे। दोपहर के 1 बज चुके हैं और ये दोपहर के खाने का समय था। खाना खाने के बाद सर्वा के पिता उसके रूम में जाते हैं, लेकिन जब उसे खोया हुआ पाते हैं तो उसे जगाना ठीक न समझकर वापस लौट जाते हैं। वो मन में सोचते हैं कि शाम की चाय के समय वो अपने बेटे से इस बारे में बात करेंगे। शाम हो चुकी है और सर्वा के पिता बेहद एक्साइटेड हैं अपने बेटे को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से परिचय करवाने हेतु। एक्साइटमेंट के साथ वे थोड़े टेंशन में भी हैं और चेहरे से नर्वस भी लग रहे हैं। उनका टेंशन अपने बेटे को लेकर है और नर्वसनेस इसीलिए कि विवेकानंद जैसी महान हस्ती के बारे में अपने बेटे को किन शब्दों में बताएंगे। प्रकृति पूरी तरह शांत है। सर्वा और उसके पिता घर के बरामदे में बैठे हैं और पिछले 4-6 महीनों की तरह आज भी सर्वा बेहद उदास मन से अपने पिता के सामने बैठा हुआ है। वो खुश बिल्कुल भी नहीं है। इस माहौल में चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा होने का आभास हो रहा है। ठंडी और मंद हवा चल रही है। सर्वा के पिता सोचते हैं कि यही उचित और सही समय है बेटे से बात करने का। पिता कहते हैं, आज मौसम कितना सुहाना है। पिता एक सफल बिजनेसमैन है और वो जानते हैं कि बातचीत कैसे शुरू करनी है। वो मोटिवेशनल स्पीकर भी रह चुके हैं। वे ये भी जानते हैं कि उनका बेटा फिलहाल डिप्रेशन से गुजर रहा है। सर्वा जवाब देता है कि पिताजी, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? मुझे किसी भी तरह के मनोबल बढ़ाने वाले आपके भाषण की आवश्यकता नहीं है। पिताजी हंसते हुए, हाँ, बिल्कुल भी नहीं। सर्वा, तो फिर? पिता, मैं तुम्हें आज एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। मैं तुम्हें अपने जीवन के आदर्श से परिचित करवाना चाहता हूं। हो सकता है तुम भी उन्हें पसंद करो, उनकी इज्जत करने लगो और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करो। सर्वा, पिताजी, मैं जानता हूं, अभी आपने कहा था कि यह भाषण नहीं है। पिताजी, बेटा, सिर्फ एक बार मेरी बात सुनो। यह कोई भाषण नहीं है, हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। तुम अपनी मुश्किलें मुझे बताओ तो सही। क्या तुम स्वामी विवेकानंद जी को जानते हो? सर्वा, हाँ, मैंने अपने स्कूल के दिनों में उनके बारे में पढ़ा था। वो बड़े महान थे। उन्होंने पूरी दुनिया घूमी और शिकागो में एक विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था। पिता को एहसास होने लगता है कि उनका बेटा उनकी बात सुनने के मूड में नहीं है। पिता कहते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि वो मेरे आदर्श हैं? तुम्हें उनके बारे में और जानना चाहिए और उनके विचारों पर गौर करना चाहिए। सर्वा प्रश्नवाचक नजर से, आखिर ऐसा क्यों करूं? पिता हंसते हुए कहते हैं, ये लो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, और एक छोटी सी किताब उसे थमा देते हैं। वो कहते हैं, बेशक ये पुरानी किताब है और दिखने में खूबसूरत नहीं है, लेकिन जो भी इसे अपने जीवन में उतार लेगा वो जिंदगी की हर कामयाबी हासिल कर सकेगा। सर्वा किताब का नाम जोर से पढ़ता है, विवेकानंद के विचार। पिताजी कहते हैं, हाँ, विवेकानंद के विचार, इन्हें पढ़ो और जीवन में उतारने की कोशिश करो।
पिता जानते थे सर्वा को इस किताब में रुचि है, लेकिन फिलहाल वो इसे नहीं पढ़ेगा। रात के भोजन के बाद सर्वा अपने रूम में जाता है। वो कुछ देर टहलता है और फिर अपने बिस्तर पर लेटकर अपने पुराने दिनों की यादों में खो जाता है। वो अपने स्कूल और अपने दोस्तों के बारे में सोचता है जो अब खुद पैसा कमाने लगे हैं और अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं। इतना सब सोचते हुए उसे नींद नहीं आ रही है। हालांकि ये उसकी हर रात का रूटीन था, लेकिन आज उसे कुछ अलग विचार आता है। वो सोचता है कि वो क्यों अपने दोस्तों के बारे में सोचकर अपना समय खराब करे। वो अपने बिस्तर से उठता है और खड़ा हो जाता है। इस समय आधी रात हो चुकी होती है और वो अपने कमरे में टहलने लगता है। वो सोचता है कि वो आखिर कर क्या रहा है। ये सोचते हुए वो खुद से बेहद गुस्सा हो जाता है। यही वजह है उसके असफल होने और डिप्रेशन में चले जाने की। अब वो अपने बिस्तर पर करवट लेता है और अपने पिता की दी उस किताब को एकटक देखते रहता है। वो किताब के टाइटल विवेकानंद के विचार को मन ही मन पढ़ने लगता है और फिर बड़बड़ाने लगता है। जाने क्यों लोग दूसरों के विचारों को पढ़ने लगते हैं। तब उसके दिमाग में एक प्रश्न होता है कि आखिर ये विचार है क्या मैं इन्हें पढ़ूं? अब उठकर किताब की ओर बढ़ने लगता है। जिंदगी का एक शाश्वत सत्य यह भी है कि जब तक किसी चीज को रोका ना जाए वो नहीं रुकती, और यदि एक बार किसी चीज को रोक दिया जाए तो उसकी शुरुआत नहीं होती। ये वैसा ही है जैसे यदि कोई आत्महत्या का मन बना ले और उसे अंतिम समय पर रोक दिया जाए और वो इसके दुष्परिणामों के बारे में जान ले तो वो व्यक्ति दोबारा इस बारे में नहीं सोचेगा। ठीक वैसे ही यदि सर्वा ये ठान लेता है कि वो इस किताब को कभी नहीं पढ़ेगा तो शायद वो जीवन को बदल देने वाली इस किताब को कभी नहीं पढ़ता। खुशकिस्मती से वो ऐसा कोई निर्णय नहीं लेता है। वो अपना एक हाथ किताब के ऊपर रखता है और जोर से कहता है, विचार। वो किताब का पहला पन्ना पलटता है और स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर को देखता है जिस पर लिखा होता है, युवाओं, मैं यहां तुम्हारी मदद के लिए हूं। जब वो स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर देख रहा होता है तो बस एकटक देखता ही रहता है। उस पेज पर लगभग 30 से 45 सेकंड तक रुकता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो अंधेरे में भी रोशनी से भर जाता है। स्वामी विवेकानंद के चेहरे पर ज्ञान और बुद्धिमत्ता की चमक दिखाई देती है। उस तस्वीर को सोचता ही रहता है और किताब का पहला पन्ना उलटने लगता है जिस पर बोल्ड इटैलिक लिपि में लिखा होता है, स्वामी विवेकानंद के विचार। फिर वो किताब की पहली लाइन और विवेकानंद जी का पहला विचार पढ़ता है, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। स्वामी विवेकानंद। वो किताब को बंद कर देता है और टेबल पर बैठकर सोचने लगता है। उसका पूरा शरीर एक अजीब सी ऊर्जा से कंपायमान हो जाता है और फिर उसे याद आता है कि क्यों उसके पिता उसे इस किताब को पढ़ने के लिए इतना जोर दे रहे थे। वो बिस्तर पर लेट जाता है लेकिन अब उसकी आंखों से नींद गायब है। वो सोचता है, मेरा लक्ष्य क्या है? वो पाता है कि वो अपने जीवन में अभी तक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाया है। उसी समय इस बारे में वो अपने पिता से बात करने का निश्चय करता है। अगली सुबह अपने किताब में हाथ थामे अपने पिता से मिलता है और कहता है, गुड मॉर्निंग डैड। पिताजी कहते हैं, गुड मॉर्निंग बेटे। सर्वा, शुक्रिया पिताजी, मैंने निश्चय कर लिया है। पिताजी, शुक्रिया किस लिए और क्या निश्चय किया तुमने? सर्वा चेहरे पर हंसी के साथ, मैं इस किताब के बारे में आपसे बात कर रहा हूं पिताजी। शुक्रिया इस किताब के लिए, और मैंने इसे पढ़ने का निश्चय कर लिया है। वैसे पूरा पढ़ लूंगा और स्वामी विवेकानंद जी के हर एक विचार को समझने की कोशिश करूंगा। पिता अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारे फैसले पर गर्व है। सर्वा फिर कहता है, लेकिन मैं ये काम कैसे कर सकूंगा और सभी कॉन्सेप्ट एक साथ कैसे याद रख सकूंगा? मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। पिताजी कहते हैं, क्यों नहीं, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन फिलहाल नहीं, मुझे इस वक्त एक जरूरी मीटिंग में जाना है। हम इस बारे में शाम को बात करेंगे। अब सर्वा को शाम का इंतजार है। उधर उसके पिताजी का अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाता है और वो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ने लगते हैं।
घर पर सर्वा भी अपनी माँ से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करता है और माँ बहुत खुश होती है कि लंबे समय के बाद उसका बेटा हंसने खेलने लगा है और अवसाद से बाहर आ रहा है। पिछली रात उसने सिर्फ एक विचार पढ़ा था और उस एक विचार से ही उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। शायद वो विचार उसके जीवन में एकदम सही समय, सही मौके और सही माहौल में आया जब उसे उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। शाम हो चुकी है और उसके पिता घर लौट आए, लेकिन इस बार घर के बरामदे में सर्वा ने खुद टेबल लगाई है और उस पर चाय के 2 प्याले रखे हुए हैं। उसके पिता आते हैं और कहते हैं, बहुत बढ़िया बेटे, स्वामी विवेकानंद का हर विचार इतनी ताकत रखता है कि किसी व्यक्ति की जिंदगी को पूरी तरह बदल दे। पिता उसे एक डायरी देते हुए कहते हैं कि जिन जिन विचारों को तुम समझ लो उन्हें इस डायरी में लिख कर रखना। मुझे यकीन है तुम उनके हर विचार को समझ लोगे, लेकिन इसे सिर्फ पढ़ने मात्र के लिए मत समझना, इसे अपने जीवन में उतारना भी। और यदि तुम्हें कोई तकलीफ हो तो तुम मुझे सीधे आकर कह सकते हो सकता है तुम उनके सभी विचारों को ना समझ सको, लेकिन उनकी विचारधारा को जरूर समझना। विवेकानंद जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य हो। लक्ष्यहीन व्यक्ति किस काम का, और किस काम का उसका लक्ष्यहीन जीवन।